हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 के अष्टम पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए अष्टम पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। इसका मतलब होता है शुद्ध कथन के सामने आम, अशुद्ध कथन के सामने न लिखो। ठीक है, जो सही कथन होगा उसके सामने आपको आम लिखना है और जो गलत कथन होगा उसके सामने आपको न लिखना है। ठीक, आया समझ में। अब क में देखो, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। इसका मतलब होता है हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग है। तो ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है? सही है, क्योंकि हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग होते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? आम। अब देखो, ख में हमें दिया गया है ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। इसका मतलब होता है झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। तो ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है? गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे न। ठीक, अब ग में देखो, ध्वजे केशर वर्णः शक्तयाः सूचकः अस्ति। इसका मतलब होता है झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। तो ये वाला कथन हमारा सही है। तो हम उत्तर में लिखेंगे आम। ठीक, अब घ में देखो, चक्रे त्रिंशत् अराः सन्ति। इसका मतलब होता है चक्र में 30 तीलियां हैं। तो ये वाला कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चक्र में 24 तीलियां होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, है ना। तो इसी कारण से हमारा ये वाला कथन गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? न लिखेंगे। ठीक, अब अंग में देखो, चक्रम प्रगतेः द्योतकम। इसका मतलब होता है चक्र प्रगति का द्योतक है। तो ये वाला कथन हमारा सही है। तो हम क्या लिखेंगे? आम। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखो। ठीक है, हमें ये पद दिए गए हैं, हमें इनकी विभक्ति बतानी है और वचन बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति दी गई है और कौन सा वचन दिया गया है। ठीक, आया समझ में। हमें एक उदाहरण दिया गया है त्रयाणाम। त्रयाणाम का मतलब होता है तीनों के। त्रयाणाम का मूल शब्द त्रय है। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक, त्रयाणाम का मतलब होता है तीनों के। तो के कौन सी भक्ति का कारक चिन्ह है? के षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह है। और वचन कौन सा है? बहुवचन है। ठीक, आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, समृद्धेः। समृद्धेः का मूल शब्द समृद्धि है। ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है समृद्धि की। ठीक है, तो की कौन सी विभक्ति का कारक चिन्ह है? कि षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है। ठीक, हमने लिख दिया षष्ठी। और ये वचन कौन सा है? ये वचन है एक वचन। ठीक है, एक वचनम। अब यदि हम इकारांत स्त्रीलिंग की टेबल देखेंगे तो समृद्धे षष्ठी विभक्ति होगी और वचन इसका एक वचन होगा। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, वर्णानाम। इसका मूल शब्द वर्ण है। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्णों के षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह होता है। ठीक है, आया समझ में। के कौन सी भक्ति है? के षष्ठी भक्ति है। और इसका वचन कौन सा है? इसका वचन है बहुवचन। ठीक है, बहुवचनम। अब यदि हम करण पुल्लिंग शब्द रूप की टेबल देखेंगे तो वर्णानाम षष्ठी भक्ति होगी और इसका वचन बहुवचन होगा। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, उत्साहस्य।
उत्साहस्य का मूल शब्द उत्साह है। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक, इसका मतलब होता है उत्साह का। तो का षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह है। ठीक है, कौन सी भक्ति का कारक चिन्ह है? षष्ठी भक्ति का। ठीक है, षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह का के की होता है। ठीक, आया समझ में? और ये कौन सा वचन है? ये एक वचन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एक वचनम। अब यदि हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की टेबल देखेंगे तो उत्साहस्य षष्ठी भक्ति होगी और इसका वचन एक वचन होगा। ठीक, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, नागरिकाय है, इसका मूल शब्द नागरिक है। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक, नागरिकाय है का मतलब होता है नागरिकों के द्वारा। ठीक है, तो के द्वारा कौन सी भक्ति का कारक चिन्ह है? के द्वारा तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तृतीया। ठीक है, और इसका वचन कौन सा होगा? इसका वचन होगा बहुवचन। ठीक है, अब यदि हम अकारांत पुल्लिंग की टेबल देखेंगे तो नागरिकाय है शब्द तृतीय विभक्ति होगी और इसका वचन बहुवचन होगा। ठीक, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, सात्विकतायाः, इसका मूल शब्द सात्विकता है। ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, इसका मतलब होता है सात्विकता का षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह है। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? षष्ठी भक्ति। ठीक, आया समझ में? और इसका वचन क्या है? इसका वचन है एक वचन। ठीक है, एक वचनम। अब यदि हम आकारांत स्त्रीलिंग की टेबल को देखेंगे तब सात्विकतायाः षष्ठी भक्ति होगी और इसका वचन एक वचन होगा। ठीक, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, प्राणानाम। प्राणानाम में प्राण मूल शब्द है। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसका मतलब होता है प्राणों के। तो के षष्ठी भक्ति का कारक चिन्ह है। ठीक है, के कौन सी भक्ति होगी? के षष्ठी भक्ति होगी और बहुवचन होगा। ठीक है, बहुवचनम। अब यदि हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की टेबल देखेंगे तो प्राणानाम षष्ठी भक्ति होगी और वचन इसका बहुवचन होगा। ठीक, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, सभायाम। सभायाम का मूल शब्द सभा है। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है सभा में। में कौन सी भक्ति का कारक चिन्ह है? में सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है। ठीक है, और इसका वचन क्या होगा? इसका वचन होगा एक वचन। ठीक है, अब यदि हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप की टेबल देखेंगे तब सभायाम सप्तमी विभक्ति होगी और एक वचन होगा। ठीक, आया समझ में? हमें प्रश्न नंबर 2 में दिया गया था निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखना था। ठीक है, तो हमें ये पद दिए गए थे, हमें इसकी विभक्ति बतानी थी कि इसकी कौन सी भक्ति है और इसका वचन क्या है। ठीक, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 3 में देखो, एक पदेन उत्तरत, इसका मतलब होता है एक पद में उत्तर दो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनका एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक, आया समझ में? अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। इसका मतलब होता है हमारे झंडे में कितने रंग हैं? तो इसका उत्तर है त्रयः। त्रयः का मतलब होता है 3। ठीक है, हमारे झंडे में 3 रंग है। ठीक, आया समझ में? अब ख में देखो, त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयाः सूचकः कः वर्णः। इसका मतलब होता है तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो इसका उत्तर है केसर वर्णः, मतलब कि केसरिया रंग। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक केसरिया रंग है। ठीक है, आया समझ में? अब ग में देखो, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। इसका मतलब होता है
अशोक चक्र किसका द्योतक है? तो हमारा उत्तर है प्रगतेः, मतलब प्रगति का। ठीक, अशोक चक्र प्रगति का द्योतक है। ठीक, आया समझ में। अब घ में देखो, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। इसका मतलब होता है तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। इसका मतलब होता है स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का। ठीक है, हमारा प्रश्न था तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 4 में देखिए। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है एक वाक्येन उत्तरत। इसका मतलब होता है एक वाक्य में उत्तर दो। क में देखो, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। इसका मतलब होता है हमारे झंडे का सफ़ेद रंग किसका सूचक है? तो इसका उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। इसका मतलब होता है हमारे झंडे का सफ़ेद रंग सत्य का सूचक है। ठीक, आया समझ में। ख में हमें दिया गया है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। इसका मतलब होता है अशोक स्तंभ कहाँ है? तो हमारा उत्तर है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। इसका मतलब होता है अशोक स्तंभ सारनाथ में है। ठीक, आया समझ में। अब ग में देखो, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। इसका मतलब होता है तिरंगे झंडे का उत्तोलन कब होता है? मतलब तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। मतलब तिरंगे झंडे का उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर होता है। ठीक, आया समझ में। अब घ में देखो, अशोक चक्रे कति अराहा संति। इसका मतलब होता है अशोक चक्र में कितनी तीलियां है? तो इसका उत्तर है अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अराहा संति। मतलब अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना था? एक वाक्य में उत्तर देने थे। ठीक, अब प्रश्न नंबर 5 में देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमें जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन दी गई है हमें उसका प्रश्न बनाना है। ठीक है, हमें उसका प्रश्न निर्माण करना है। अब देखो, क में देखो, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। इसका मतलब होता है हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। ठीक है, तो अंडरलाइन त्रिवर्ण ध्वजः पर की गई है। त्रिवर्ण ध्वजः अकारांत पुल्लिंग शब्द और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो हम किम के पुल्लिंग शब्द रूप में देखेंगे। देखो यहाँ पर, ठीक है, किम के पुल्लिंग शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति और एक वचन को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कह। कह का मतलब होता है कौन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा कौन विश्व विजयी हो। और हमने प्रश्न बनाया है, इस कारण से क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक, आया समझ में। अब देखो, जब भी किसी चैप्टर में प्रश्न निर्माण पूछा है तब तब मैंने आपको बताया है प्रश्न निर्माण करने के लिए किम सर्वनाम के शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं। और कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में करते हैं। ठीक, आया समझ में। अब देखो, त्रिवर्ण ध्वजः हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द था
और प्रथमा विभक्ति एक वचन थी। तो हमने क्या करा, किम पुल्लिंग शब्द रूप में देखा, प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या लिखा हुआ था, कह लिखा हुआ था। तो हमने क्या लिखा, अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, हमारा कौन विश्व विजयी हो। ठीक, आया समझ में आपको प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। अब ख में देखो, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, इसका मतलब होता है अपने धर्म में प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए, मतलब कि अपने धर्म में आलस हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रमादम पर अंडरलाइन की गई है। प्रमादम हमारा अकारण पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम के पुल्लिंग शब्द रूप में देखेंगे। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने बोला कि नपुंसकलिंग भी है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या लिखा हुआ है, किम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम कम भी लिख सकते हैं और किम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो हम क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे स्वधर्मात् कम या फिर किम। ठीक है, किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म में किसको हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम कम भी लिख सकते हैं, हम किम भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, ग में हमें दिया गया है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम, इसका मतलब होता है यह सब हमारे नेताओं के सद्बुद्धि का सत्फल है। ठीक है, अंडरलाइन सद्बुद्धेः पर दी गई है। इसका मूल शब्द सद्बुद्धि है। ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम शब्द रूप की स्त्रीलिंग में जाएंगे। ठीक है, किम शब्द रूप की स्त्रीलिंग में देखेंगे तो ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में क्या लिखा हुआ है, कस्याहा। ठीक है, मतलब कि किसका। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम। यह सब हमारे नेताओं के किसका सत्फल है। ठीक, आया समझ में। अब घ में देखो, शत्रुणाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, इसका मतलब होता है शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। अंडरलाइन शत्रुनाम पर की गई है। शत्रुनाम का मूल शब्द शत्रु है। ये उकारान पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो हम क्या करेंगे, हम किम पुल्लिंग शब्द रूप में देखेंगे। षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, केशाम लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है किसके। ठीक है, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। इसका मतलब होता है किसके सामने विजय सुनिश्चित हो। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 6 देखो। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है उदाहरणानुसारम समुचितेः पदेः रिक्तस्थानानि पूरयेत्। इसका मतलब होता है
उदाहरण के अनुसार उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उसकी विभक्ति दी गई है। ठीक है, हमें उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताना है। ठीक, आया समझ में। हमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पट्टिका विभक्ति षष्ठी। ठीक है, तो इसका एक वचन है पट्टिकायाः, द्विवचन है पट्टिकयोः और बहुवचन है पट्टिकानां। ठीक, ऐसे ही हमें अग्निशिखा की सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन बताने हैं, सभा के चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन बताने हैं, अहिंसा की द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन बताने हैं, सफलता की पंचमी विभक्ति के तीनों वचन बताने हैं, सूचिका की तृतीया विभक्ति के तीनों वचन बताने हैं। ठीक है, ये सब शब्द हमारे आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ठीक है, आकारांत का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को क्लास 6 में भी बताया था कि आकारांत का मतलब होता क्या है। एक और बार समझ लो, जिस शब्द के अंत में आ वर्ण का उच्चारण होता है उसे आकारांत कहते हैं। ठीक है, अब देखो इन सभी शब्दों के अंत में आ वर्ण का उच्चारण हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, आप लोगों को बालिका के शब्द रूप याद होंगे, तो बालिका की जगह आप लोगों को इन शब्दों को रखना है। अब देखो यहाँ पर अग्निशिखा, अग्निशिखा की सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन बताने, तो इसका एक वचन है अग्निशिखायाम। यदि इसकी जगह बालिका की सप्तमी विभक्ति होती तो क्या होता, बालिकायाम, बालिकयोः और बालिकासु। ठीक है, वैसे ही अग्निशिखा के सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा अग्निशिखायाम, इसका द्विवचन होगा अग्निशिखयोः, अग्निशिखयोः, और इसका बहुवचन होगा अग्निशिखासु। ठीक है, ठीक, आया समझ में। अग्निशिखा की सप्तमी विभक्ति का एक वचन अग्निशिखायाम, द्विवचन अग्निशिखयोः, बहुवचन अग्निशिखासु। ठीक, आया समझ में। अब हमें दिया गया है सभा की चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, अब यदि इसकी जगह बालिका की चतुर्थी विभक्ति होती तो हम क्या लिखते, हम इसके एक वचन में लिखते बालिकायै, बालिकाभ्याम और बालिकाभ्यः। ऐसे ही सभा की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, सभायै, इसका द्विवचन है सभाभ्याम और इसका बहुवचन होगा सभाभ्यः। ठीक है, सभा की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है सभायै, द्विवचन है सभाभ्याम और बहुवचन है सभाभ्यः। ठीक, आया समझ में। अब अहिंसा की द्वितीय विभक्ति बतानी है। ठीक है, इसकी जगह बालिका की द्वितीय विभक्ति होती तो हम क्या लिखते, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। ठीक है, वैसे ही अहिंसा की द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। ठीक है, तो द्विवचन में क्या आएगा, द्विवचन में आएगा अहिंसे। ठीक है, अहिंसे, और बहुवचन में आएगा अहिंसाः। ठीक है, अहिंसाः। अहिंसा की द्वितीय विभक्ति का एक वचन हुआ अहिंसाम, द्विवचन हुआ अहिंसे और बहुवचन हुआ अहिंसाः। ठीक, आया समझ में। अब हमें दिया गया है सफलता की पंचमी विभक्ति। इसकी जगह बालिका की पंचमी विभक्ति होती तो हम क्या लिखते, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। ऐसे ही सफलता की पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा सफलतायाः, इसका द्विवचन है सफलताभ्याम और इसका बहुवचन होगा सफलताभ्यः। ठीक है, सफलताभ्यः। सफलता की पंचमी विभक्ति का एक वचन सफलतायाः, द्विवचन सफलताभ्याम और बहुवचन सफलताभ्यः है। ठीक,
अब नेक्स्ट देखो, सूचिका की तृतीया विभक्ति बतानी है। अब यदि बालिका की तृतीया विभक्ति होती तो हम क्या लिखते हैं, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। ऐसे ही सूचिका की तृतीया विभक्ति क्या हुई, सूचिकया, सूचिकाभ्याम और सूचिकाभिः। ठीक है, एक वचन हमें क्या दिया गया है, सूचिकया, इसका द्विवचन हुआ सूचिकाभ्याम, और इसका बहुवचन हुआ सूचिकाभिः। ठीक है, सूचिका की तृतीया विभक्ति का एक वचन सूचिकया, द्विवचन सूचिकाभ्याम और बहुवचन सूचिकाभिः। ठीक, प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया था, उदाहरण के अनुसार उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 7 में देखो, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, इसका मतलब होता है उचित मिलान करके लिखो। ठीक है, हमें क्या करना है, सही जोड़ी बनानी है। ठीक, आया समझ में। पहले मैं इनका मतलब बता देती हूँ, फिर उसके बाद में हम सही जोड़ी बनाएंगे। प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, इसका मतलब होता है प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। नेक्स्ट, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, इसका मतलब होता है 22 जुलाई 1947 वर्ष में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, इसका मतलब होता है शौर्य का और त्याग का सूचक है। ठीक, नेक्स्ट देखो, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, इसका मतलब होता है सुषमा का मतलब सुंदरता का और उर्वरता का मतलब उपजाऊपन का सूचक है। ठीक, अब लास्ट देखो, स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, इसका मतलब होता है स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ठीक, आया समझ में। अब देखो ध्यान से समझना, केसर वर्णः, इसका मतलब होता है केसरिया रंग, तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 है। ठीक है, केसर वर्णः मतलब केसरिया रंग, शौर्य का और त्याग का सूचक है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, हरित वर्णः, हरित वर्णः का मतलब होता है हरा रंग, तो इसकी जोड़ी बनेगी सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। ठीक है, नंबर 2, हरा रंग सुषमा का मतलब सुंदरता का और उर्वरता का मतलब उपजाऊपन का सूचक है। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, अशोक चक्रम मतलब अशोक चक्र, तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर 3। ठीक है, अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, त्रिवर्णः ध्वजः मतलब तिरंगा झंडा, तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। ठीक है, ये हमारा नंबर 4 है। ठीक, तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ठीक, आया समझ में। अब लास्ट देखो, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, इसकी जोड़ी बनेगी 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ठीक है, ये हमारा नंबर 5 है। अब देखो यहाँ पर, तिरंगे झंडे का स्वीकरण 22 जुलाई 1947 वर्ष में किया गया। ठीक है, मतलब कि तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर 7 में हमें सही जोड़ी बनानी थी। ठीक, इस प्रकार हमारा अष्टम पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।